नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश भर में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल, यातायात, बिजली, पानी समेत जरूरी सेवाओं पर असर, श्रम कानूनों में संशोधन का विरोध। केंद्र ने माना मणिपुर में हालात तनावपूर्ण, अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए। चूड़ाचंदपुर में कर्फ्यू जारी, अब तक 8 की मौत। एफटीआई छात्रों ने फिर रखा बातचीत का प्रस्ताव, सरकार को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय टीम ने सौंपी रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में सूखे का असर, केंद्र ने जारी किए 410 करोड़ रुपए। अरुणाचल और असम में बाढ़ से 9 लाख पीड़ित। नेपाल में नए संविधान के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी, पुलिस फायरिंग में 5 की मौत, कई इलाकों में कर्फ्यू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मजदूर संगठनों की हड़ताल की खबर के साथ। मजदूरों के लिए नीतियों में प्रस्तावित बदलाव का विरोध करते हुए देश के मजदूर संगठन आज एक दिन की हड़ताल पर हैं। हड़ताल का असर दफ्तरों और सड़कों पर देखने को मिल रहा है। सरकारी दफ्तरों में अगर आज आपको काम है तो जानकारी लेकर निकलिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मजदूर संगठनों की हड़ताल में आप फंस जाएं। 10 मजदूर संगठन देश भर में एक दिन की हड़ताल पर हैं। मजदूर संगठनों का दावा है कि सरकारी और निजी क्षेत्र में उनके सदस्यों की संख्या 15 करोड़ है। इनमें बैंक और बीमा कंपनियां भी शामिल हैं। लिहाजा इस हड़ताल का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। क्या सोच के वो चालू कर रखे हैं तो वही जानते हैं, लेकिन हमारे तो जो पहले के ऑटो वाले हैं वो काफ़ी परेशान हैं अभी, और पहले वाले परेशान हैं। फिर एक जो ये अपना ओला कैब है, ओला कैब जो है वो हमारे ऑटो से भी कम रेट में भी चले जाते हैं। 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में बुलाई गई हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ और नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियंस शामिल नहीं हैं। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि सरकार को और समय दिया जाना चाहिए। संगठन का दावा है कि हड़ताल का असर बिजली, तेल और गैस की आपूर्ति पर नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी संख्या में कर्मचारी श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में हो रही हड़ताल से हट गए हैं। ग्रामीण बैंक भी संगठन है, कोऑपरेटिव के भी संगठन है, रिजर्व बैंक संगठन है। इन सारे संगठनों के जो साथ जुड़े हुए कर्मचारी आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन केंद्र सरकार की श्रम विरोधी और जन विरोधी जो नीतियां हैं उनके विरोध में कर रहे हैं। इससे पहले मजदूर संगठनों ने मंत्रियों के समूह के साथ बैठक की थी, जो बेनतीजा रही, जिसके बाद हड़ताल पर जाने का फैसला हुआ। मांग को लेकर सरकार और मजदूर संगठन के बीच कब सुलह होगी, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि हड़ताल का सीधा सीधा असर आम लोगों के रोजमर्रा के काम पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और समय हम बात करते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव गुरुदास दास गुप्ता से। गुरुदास जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। कितना असर इस हड़ताल का देखा जा रहा है, और खासतौर से 2 जो संगठन हैं वो इस हड़ताल में आज साथ नहीं है आपके, इसकी क्या वजह है? तमाम बैठकों का दौर भी चला, लेकिन फिर भी हड़ताल हो रही है आज। हड़ताल बहुत अच्छा है, पूरा देश में हड़ताल हो रहा है, और 2 संगठन बाहर नहीं है, एक संगठन बाहर में है। 11 संगठन था, एक संगठन बाहर चला गया। 10 संगठन हड़ताल बोला रहे हैं, 2 संगठन नहीं। पूरा देश में हड़ताल का लहर है। दिल्ली में भी ऑटो रिक्शा का हड़ताल हो रहा है, टैक्सी का हड़ताल हो रहा है, बैंक का हड़ताल हो रहा है, इंश्योरेंस का हड़ताल हो रहा है। दिल्ली में भी असर पड़ा है। हाँ गुरुदास जी, बातचीत का दौर चला, आश्वासन आप लोगों को दिए गए, लेकिन फिर भी बातचीत में क्या कमी रह गई? कौन सी ऐसी मांग है जिस पर विचार करने का आश्वासन नहीं मिला और हड़ताल करने को मजबूर हुए आप लोग? सरकार हमारा कोई डिमांड के ऊपर आश्वासन, कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। जो बोल रहे हैं वो फालतू है। 6 महीने का वक्त मांगा गया है। 6 महीने से ज्यादा हम लोग को डिस्कस कर रहे हैं। सरकार कोई काम नहीं कर रहे हैं, मजदूर विरोधी सरकार है जी। तो आप क्या चाह रहे हैं? ठोस मांग आपकी क्या है? क्या 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 कहा है आपने सरकार से? ठोस मांग है, लेबर रिफॉर्म बंद करो, छटनी बंद करो, ट्रेड यूनियन लॉ वायलेशन बंद करो, महंगाई कम करो, डिसइन्वेस्टमेंट मत करो, मिनिमम वेज 15,000, कॉन्ट्रैक्ट वेज के लिए पैसा, ये सब हमारा मांग है। तो आप इन सब मांगों के लिए समय देने के लिए तैयार नहीं है क्या सरकार? बहुत समय दिया था सरकार को, बहुत समय दिया था, 1 साल के ऊपर समय दिया।
सरकार मजदूर विरोधी है। भारतीय मजदूर संघ खास तौर से ये बात कह रहा है गुरदास जी कि कम से कम उन्होंने जो भी बोले हैं हम बोल रहे हैं वो ठीक नहीं बोल रहे हैं जी। क्या अब अगली बातचीत के लिए कोई प्रस्ताव आया है आप लोगों के पास? मिनिस्टर बुलाएंगे तो हम लोग जरूर जाएंगे हड़ताल के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदास जी आपका हमसे बात करने के लिए। 10 संगठन इस समय इस हड़ताल में शामिल हैं, जैसा गुरुदास दासगुप्ता कह रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ ने अपने आप को इस हड़ताल से अलग रखा हुआ है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि सरकार को उनकी मांगों पर विचार के लिए, काम करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाना चाहिए। ये कहते हुए उसने अपने आप को हड़ताल से दूर रखा है। और गुरुदास दासगुप्ता हमें बता रहे हैं कि तमाम दफ्तर बंद हैं, सड़कों पर आवाजाही पर भी इसका असर खासतौर से देखा जा रहा है। दिल्ली समेत अलग अलग इलाके हैं जहां हड़ताल का साफ असर दिखाई दे रहा है। आइए आगे की खबरों का रुख करते हैं। केंद्र ने मणिपुर की स्थिति को बेहद तनावपूर्ण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह से बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। हिंसा में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 31 लोग घायल हुए हैं। चूड़ाचंदपुर में कर्फ्यू जारी है। मणिपुर के चूड़ाचंदपुर जिले में 2 दिनों से हिंसा जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कल चूड़ाचंदपुर पुलिस थाने पर हमला किया। पुलिस की गोली से 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। आगजनी की घटनाओं में पहले ही 5 लोगों की जान जा चुकी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह से बात की। इसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल राज्य में भेजे गए हैं। We would like to request the Manipur state government to handle the situation carefully so that we can avoid the casualties, and we are all ready to help the Manipur state government to prevail peace and tranquility in the area. राजनीतिक दलों ने शांति के लिए केंद्र से दखल की मांग की है। ट्राइबल लोगों का लैंड प्रोटेक्टेड है, उनके खिलाफ कोई बिल पास करने के लिए अधिकार केंद्रीय सरकार का है, प्रदेश सरकार का नहीं है। ये अंडरग्राउंड लोग, ये आतंकवाद लोग, ये लोगों को ट्विस्ट कर दिया। The situation must be understood by the union government properly, and there must be proper coordination between the union government and the state government of Manipur, and there should be proper exchange of intelligence output. मणिपुर विधानसभा ने सोमवार को मणिपुर नागरिक संरक्षण विधेयक, मणिपुर भूमि राजस्व और भूमि सुधार बिल और मणिपुर दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक पारित किया था। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि भूमि राजस्व बिल पारित होने से गैर आदिवासी अब आदिवासियों की जमीन खरीद सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। बताया जा रहा है कि लडुरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी सेना को मिली, जिसके बाद सेना ने पुलिस की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसी दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में जवानों ने भी फायरिंग शुरू की और ये मुठभेड़ जारी है। सरकार ने अब 1 अप्रैल 2015 से पहले विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजीगत लाभ पर मैट यानी न्यूनतम वैकल्पिक कर नहीं लगाने का फैसला किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि इस मामले में जस्टिस एपी शाह समिति की सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं। उन्होंने एफआईआई पर मैट लगाने को लेकर आयकर कानून में संशोधन को संसद के शीतकालीन सत्र में पारित होने की उम्मीद भी जताई। बाजार में भारी अनिश्चितता के मद्देनजर विदेशी निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सरकार 1 अप्रैल 2015 से पहले विदेशी संस्थागत निवेशकों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर नहीं लगाएगी। वित्त मंत्री ने शाह समिति की रिपोर्ट को जल्द सार्वजनिक करने की बात भी कही। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने विदेशी निवेशकों पर मैट लगाए जाने के मामले को स्पष्ट करने के लिए आयकर कानून में संशोधन का फैसला लिया है। We were of the considered opinion that the alternative course suggested by the Justice Shah panel, which is the preferred course even according to them, that a necessary amendment in the provisions of section 115JB of the Income Tax Act would be required, and we would be bringing out that amendment hopefully in the winter session of Parliament or whenever there is the next session of Parliament.
ये घोषणा ऐसे समय की गई है जब वैश्विक वित्तीय उठापटक की वजह से शेयर बाजारों में काफी उतार चढ़ाव आ रहा है। विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से बिकवाली का दबाव बना हुआ है। ऐसे में सरकार के इस फैसले का असर आज बाजार में देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि इस समय जिस तरह विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली की जा रही है, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कटक के शिशु भवन में नवजातों की मौत के मामले में अब ओडिशा सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने सरदार वल्लभ भाई अस्पताल के 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। ये कार्रवाई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम की रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जबकि राज्य सरकार की बनाई समिति की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इस मामले में अब तक 59 नवजातों की मौत हो चुकी है। नवजातों की मौत के मामले में अब कार्रवाई तेज हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम की रिपोर्ट के आधार पर ओडिशा सरकार ने अस्पताल में काम करने वाले 6 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जिसमें 2 स्टाफ नर्स, 3 अटेंडेंट और 1 स्वीपर शामिल हैं। राज्य सरकार अब आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने की भी तैयारी में है। When the specialists actually went through all the case sheets and they also found out that many of the deaths have occurred due to various infections, especially the sepsis and all that. I mean that is there, and most of the children. I think there was a spike in the deaths of the children in the last 1 week. If you look at the entire month, there has been an actual spike increase in the last 1 week. पिछले हफ्ते 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने कटक में अस्पताल का दौरा किया था। टीम की रिपोर्ट में अस्पताल की कार्यप्रणाली में कई खामियां पाई गई हैं। वहीं राज्य सरकार की बनाई टीम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पुणे के टेलीविजन संस्थान के हड़ताली छात्रों ने सरकार से फिर वार्ता की पेशकश की है। हालांकि छात्र चेयरमैन गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग पर कायम है। इस बीच पुणे गई केंद्रीय टीम ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है। एफटीआईआई छात्र संगठन ने सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को चिट्ठी भेजकर बातचीत दोबारा शुरू करने की इच्छा जताई है। हड़ताली छात्रों ने संस्थान के निदेशक की अपील पर कल ये चिट्ठी लिखी है, लेकिन छात्र गजेंद्र चौहान को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग छोड़ने को तैयार नहीं। All of us are questioning on why the strike is going on for 82 days. It is very important for the government to help all of us get back to class. Every student on campus here is wanting to go back to class, but the government is not taking back its decision on these appointments. उधर छात्रों के विरोध के बाद संस्थान प्रबंधन ने 82 अस्थायी कर्मचारियों का सेवा काल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। पहले संस्थान ने इनका कॉन्ट्रैक्ट सितंबर से खत्म करने का फैसला किया था। इस बीच रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स के महानिदेशक एसएम खान की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने कल रिपोर्ट सौंप दी। समिति ने अगस्त में संस्थान का दौरा कर सभी पक्षों से बात की थी। अगस्त में कुछ छात्रों की गिरफ्तारी के बाद संस्थान में तनाव पूर्ण हो गया था। संस्थान के छात्र 83 दिन से हड़ताल पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने कॉल ड्रॉप की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत दूरसंचार नियामक ट्राई को दूरसंचार कंपनियों से उनके ढांचे और क्षमता के बारे में जानकारी हासिल करने को कहा गया है। इससे पता लग पाएगा कि कंपनियां कितनी कारगर सेवाएं देने में सक्षम हैं। नियामक जल्द ही कंपनियों से उनकी सेवाओं से जुड़ी सूचनाओं का खुलासा करने के लिए कहेगी, जिन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। इससे ग्राहकों को ऑपरेटर की क्षमता के बारे में पता चल पाएगा और इसी आधार पर लोग अपनी सेवा प्रदाता को चुन सकेंगे। On behalf of the government, we have requested the TRAI to kindly consider the desirability of having a framework in which every operator is required to publicly inform the number of consumers they are having and the capacity of their infrastructure to take load of that number. गुजरात में मोबाइल इंटरनेट पर लगी रोक को अब हटा लिया गया है। अहमदाबाद को छोड़कर गुजरात के सभी शहरों में अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं हार्दिक पटेल ने सूरत में पटेल आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन का ऐलान किया है। उनकी माने तो वो अब गांधी की तरह दांडी मार्च निकालेंगे। गुजरात में शांति चाहे वापस लौट आई हो, हिंसा पर लगाम लग गई हो, लेकिन पटेल आरक्षण की आग
अब भी अपनी जगह बरकरार है। अहमदाबाद में हुंकार भरने के बाद अब हार्दिक रिवर्स डांडी मार्च की तैयारी में जुट गए हैं। उनकी माने तो वो डांडी से अहमदाबाद की ओर रिवर्स डांडी मार्च करेंगे और इस दौरान वो राज्य में पटेल समुदाय के 35 विधायकों को गुलाब का फूल देकर उनसे आरक्षण पर उनकी राय जानेंगे। जो हमने कहा था, जो डांडी यात्रा हुई थी वहीं पर मार्ग पर अनामत कुछ होने वाली है। वो अनामत कुछ 10 दिनों तक चलेगी और हम डांडी से लेकर अहमदाबाद तक गांधी आश्रम तक जाएंगे और वहीं से सबको जो निवेदन हमारा विज्ञापन है वो हम देंगे। वहीं गुजरात हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर एक कमीशन बनाने की मांग की गई है जो हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान का अनुमान लगाएगी। याचिका में हार्दिक और उनके साथियों से मुआवजा वसूलने की भी बात है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष अब मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आगे दिखाएंगे 22 साल बाद सबसे बड़ी जीत। साइंस की खबरें हो या तकनीकी उलझन। नमस्कार, विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। विज्ञान की फिल्में हो या फिर अन्वेषण। जर्मनी में भारतीय मूल के वैज्ञानिक और उनकी टीम ने हृदय रोग और फेफड़ों के रोग से संबंधित शोध में एक बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों से मुलाकात, सब कुछ एक साथ। देखिए हर हफ्ते ज्ञान विज्ञान सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। पूर्वोत्तर भारत सहित पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्से में बाढ़ आई हुई है। ब्रह्मपुत्र सहित सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सिर्फ असम में ही 8 लाख लोग बाढ़ से सीधे प्रभावित हुए हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र और कर्नाटक की एक बड़ी आबादी सूखे का सामना कर रही है। असम में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बाढ़ में अब तक 29 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 18 जिलों के बाशिंदों का जीवन यापन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लाखों की आबादी राहत शिविरों में रह रही है। इंसान तो इंसान, जानवर भी आपदा से बच नहीं पाए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गेंडे चारों ओर पानी से घिर गए हैं। उन तक भोजन पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है। पार्क के दूसरे जानवर भी अपने भोजन और ठिकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। Placed a good number of patrolling staff, though we are running shortage of frontline staff. Nevertheless, we are pressing mobile patrol, including 2 new mobikes on the national highway, and we are alerting our eco-development committees also to come and join. अरुणाचल प्रदेश में दिवांग नदी में बहाव तेज होने से 34 घर बह गए। यहाँ लोहित, नामसाई, लोअर दिवांग वैली, कुरुंग कुमे और पूर्वी सियांग में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ा है। आपदा प्रबंधन दल लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी भी कहर बरपा रही है। यहाँ 100 से ज्यादा गांव पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে বন্যার যে গতি তাতে উদ্ধার কার্য ছাড়া, ত্রাণ কার্য ছাড়া এইটা প্রোটেকশনের ব্যবস্থা এই মুহূর্তে করা সম্ভব নয়। देश का एक क्षेत्र पानी में डूबा है तो दक्षिण में सूखे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कर्नाटक पिछले 40 साल में सबसे खराब स्थिति का सामना कर रहा है। राज्य की 135 तालुकाएं सूखे की चपेट में हैं। इस साल अब तक 400 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। यही हाल महाराष्ट्र का भी है। पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण सहित 10 जिले सूखे का सामना कर रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने सूखे के असर को कम करने और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत जारी इस पैसे में सरकार 1071 प्रखंडों में पानी के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। कल भागलपुर में परिवर्तन रैली के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश लालू के गठजोड़ पर तंज कसा। उन्होंने पैकेज की राजनीति पर भी नीतीश को घेरने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से ही नीतीश सरकार भी विकास को चुनाव में प्रमुख मुद्दा बना रही है। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी जंग चरम पर है। भागलपुर में चौथी परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने लालू नीतीश के साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सोच रहा था कि एनडीए की सभाओं में या विदेशों में नौजवान तो मोदी मोदी करते हैं, लेकिन मैं हैरान था ये भी मोदी 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 कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास पर जोर देते हुए बिहार की बदहाली के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सरकार में बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जनता को लुभाने के लिए केंद्र से राज्य को मिलने वाली आर्थिक मदद को गिनाने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में बिहार को 4.25 लाख करोड़ रुपए मिलने वाला है। मुझे खुशी है कि मुझे 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया, सांप्रदायिकता का जहर फैलाया, उन लोगों को मजबूरन पैकेज लेकर के आना पड़ा है भाइयों। प्रधानमंत्री ने जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की स्वाभिमान रैली की निंदा करते हुए इस गठबंधन को बिहार को पीछे ले जाने वाला करार दिया। वहीं नीतीश लालू ने भी केंद्र सरकार को कारोबारियों की सरकार बताकर जनता से किए वादों से पलटने का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने भागलपुर रैली में नरेंद्र मोदी के भाषण की आलोचना की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी का भाषण विरोधाभासी था। पैसा है फाइनेंस कमीशन के अनुशंसा से मिलने वाला, वो राज्य का इंटरनल रिसोर्स कहलाता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और आप भी मीटिंगों में बोलते रहे, हम भी मीटिंगों में बोलते रहे। अब आप देश के प्रधानमंत्री, आपकी जिम्मेवारी बदल गई है, आपके पूरे देश का भार है। कोई भी बात को ठीक पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए। मैंने पहली बार प्रधानमंत्री को कुछ हताश पाया। मुझे लगता है बिहार का बुखार उनको कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है और आने वाला जो फ्यूचर है वो दिखाई दे रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी शिकस्त होने वाली है। सहकारी संघवाद को डिसमेंटल नहीं कर रहे हैं, वो भाजपा को भी डिसमेंटल कर रहे हैं। तो मैं आज की रैली में प्रधानमंत्री जी के पूरे विमर्श को मानता हूं कि बहुत ही रिग्रेसिव विमर्श रहा और कहीं से भी बिहार में लड़ करके जो अपनी बात रखने का जो एक अंदाज होना चाहिए था कि बिहार के लिए आप क्या विजन रखते हो, उसका घोर अभाव दिखा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने युद्ध जैसी स्थितियों को विकास के लिए बाधक बताया है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की गोल्डन जुबली पर आयोजित सेमिनार में उन्होंने ये बातें कहीं। सेमिनार में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर समेत तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद थे। दिल्ली के मानेकशॉ केंद्र में तीनों सेनाओं की ओर से आयोजित समारोह में 1965 के युद्ध में शामिल जवानों को याद किया गया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने युद्ध जैसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय राय को अहम बताया। Purely bilateral wars are unlikely in our times. The decision to initiate hostilities may be an autonomous one. Due note of international opinion and of the balance of forces in the Security Council would need to be taken when considering conflict-like eventualities. सीमा पर सीजफायर की बढ़ती घटनाओं पर रक्षा मंत्री ने जवानों से और ज्यादा चौकसी बरतने की बात कही। The security environment today is complex and nuanced as compared to earlier times. We therefore need to be vigilant, taking into account all dimensions so that all emerging challenges are suitably addressed. That the swift, short nature of future wars are likely to offer limited warning time. This calls for maintaining very high levels of operational preparedness at all times. 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 1965 के युद्ध में शामिल हुए जवानों के अलावा रक्षा मामलों के जानकार हिस्सा ले रहे हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री कपिल मिश्रा की
28 अगस्त को लिखी चिट्ठी अब सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है। इस चिट्ठी को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला तेज कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने इसे केजरीवाल का तानाशाही रवैया करार दिया है। सबसे खूबसूरत कपिल मिश्रा ने पद से हटाए जाने से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखी इस चिट्ठी में साफ किया था कि इस खुलासे के बाद दिल्ली सरकार को अस्थिर करने या उनको कुर्सी से हटाने की साजिशें रची जाएंगी। चिट्ठी के तुरंत बाद यानी 31 अगस्त को कपिल मिश्रा से कानून मंत्रालय छीनकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिया गया। अब बीजेपी ने इस चिट्ठी के जरिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल होने का आरोप लगाया है। सबको पता है कि आपके संबंध संदीप दीक्षित से बहुत अच्छे हैं। इस बात की तस्दीक जब लोकपाल का जो आंदोलन चल रहा था अन्ना के टाइम पे संदीप दीक्षित आपके साथ नजर आते थे, सबको पता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो नेक्सस है केजरीवाल साहब का और कांग्रेस का, स्पेशली शीला दीक्षित का, वो कहीं ना कहीं सामने आता है। वहीं कांग्रेस इसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तानाशाही बता रही है। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई भी आदमी जरा सी अगर ताकत में आता है या शोहरत बढ़ती है तो उसके पर काटने की कोशिश करते हैं। दरअसल कपिल मिश्रा ने शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुए टैंकर घोटाले की जांच के बाद पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। जिस तरह से कपिल मिश्रा से कानून मंत्रालय लिया गया, उससे एक बात तो साफ है कि ऐसी कार्रवाई का अंदेशा उनको पहले से था। अब इसे सरकार के बीच आपसी मतभेद कहें या फिर अंदर की कहानी कुछ और है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मंगलवार को एक निजी बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग जख्मी हुए हैं। यह हादसा शिमला से करीब 180 किलोमीटर दूर नाथपा के पास हुआ। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का भी आदेश दिया है ताकि वो किन कारणों से ये घटना हुई है और उसमें कोई लैप्स हुआ है, कोई कमियां रही हैं, इसकी वो जांच करेंगे। 25-25 हज़ार रुपये जो व्यक्ति मरे हैं उनके जो निकटतम रिश्तेदार हैं उनको दिए जाएंगे। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नेपाल में प्रस्तावित नए संविधान का हिंसक विरोध जारी है। कल पारसा जिले के बीरगंज में मधेसी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। 12 जिले में पुलिस और आंदोलनकारियों में संघर्ष में एक की जान चली गई। आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने और राजस्व कार्यालय में भी तोड़फोड़ की। कई सरकारी वाहनों में आग लगा दी गई। दक्षिणी नेपाल के कई जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। बीरगंज को दंगाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। शांति के लिए सेना तैनात की गई है। संयुक्त मधेसी फ्रंट ने इस जिलों में अनिश्चितकालीन हड़ताल बुला रखी है। पिछले हफ्ते भी हिंसक प्रदर्शनों में 11 लोगों की मौत हो गई थी। बात क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका में 22 साल बाद ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 1-0 से पिछड़ने के बावजूद भारत ने 2-1 से सीरीज जीत ली। टीम इंडिया को आखिरी टेस्ट में 117 रनों से जीत मिली। ये कोहली की कप्तानी में पहली पूर्ण सीरीज थी। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने टीम इंडिया को बधाई दी है। अमित मिश्रा की इस गेंद पर जैसे ही श्रीलंकाई बल्लेबाज एन प्रदीप आउट हुए, टीम इंडिया खुशी से झूम उठी। सीरीज विन फॉर विराट कोहली। भारत ने श्रीलंकाई सरजमी पर 22 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने का कारनामा कर दिखाया। कोलंबो में खेले गए आखिरी टेस्ट में श्रीलंका की दूसरी पारी 268 रनों पर सिमट गई। भारत ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। मैच के आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 7 विकेट की दरकार थी। श्रीलंका का चौथा और 5वां विकेट तो जल्दी गिर गया, लेकिन छठे विकेट के लिए मैथ्यूज और परेरा के बीच 135 रनों की साझेदारी ने भारत के जीत के इंतजार को बढ़ा दिया। इस जोड़ी को अश्विन ने तोड़ा जब उनकी गेंद पर परेरा रोहित शर्मा को कैच थमा बैठे। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। Decided to keep the mood positive and we believed that we can turn the series around because the way we lost in Galle was because we played bad cricket in 2 sessions and we won 6 sessions there.
So there was a lot of positive to take from that game and we focused on that. पहला टेस्ट श्रीलंका ने जबकि दूसरा टेस्ट भारत ने जीता था। इससे पहले अजहरुद्दीन की कप्तानी में 1993 में भारत ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में श्रीलंका को 1-0 से हराया था। पहली पारी में शानदार शतक लगाने वाले सलामी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सीरीज को जीतने में अहम भूमिका निभाने वाले ऑफ स्पिनर आर अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। अश्विन ने 3 टेस्ट मैचों में 21 विकेट लिए। तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन भी काबिले तारीफ रहा। ईशांत शर्मा ने 3 मैचों में 13 विकेट लिए, जिसमें एक बार 5 विकेट लेना भी शामिल है। उमेश यादव को 2 मैचों में 5 विकेट मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। देश भर में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल, यातायात, बिजली, पानी समेत जरूरी सेवाओं पर असर, श्रम कानूनों में संशोधन का विरोध। केंद्र ने माना मणिपुर में हालात तनावपूर्ण, अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए। चूड़ाचंदपुर में कर्फ्यू जारी, अब तक 8 की मौत। एफटीआई छात्रों ने फिर रखा बातचीत का प्रस्ताव, सरकार को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय टीम ने सौंपी रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में सूखे का असर, केंद्र ने जारी किए 410 करोड़ रुपए। अरुणाचल और असम में बाढ़ से 9 लाख लोग पीड़ित। नेपाल में नए संविधान के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी, पुलिस फायरिंग में 5 की मौत, कई इलाकों में कर्फ्यू।